इंसान ने जब से उड़ना सीखा, हजारों किस्म के मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाए और इस्तेमाल किए, जिनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो बनाने वालों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। कुछ ऐसे थे जो बनाने वालों की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और दुश्मन के लिए खौफ की अलामत बन गए। ऐसे जहाज़ों में अमेरिकन F-16, रशियन Su-35, अमेरिकन F-18, यूरोफाइटर, फ्रेंच राफेल, F-15 ईगल और F-22 रैप्टर जैसे कामयाब तरीन मिलिट्री एयरक्राफ्ट शामिल हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपने बनाने वाले इंजीनियर्स तक को हैरान कर दिया और मिलिट्री और एविएशन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाने वाला एयरक्राफ्ट बना। ये जहाज़ 1990 में रिटायर्ड कर दिया गया था, पर आज 30 साल गुजरने के बाद भी इसके दर्जनों रिकॉर्ड बरकरार हैं और टेक्नोलॉजी में इस कदर बेहतरी के बावजूद ये रिकॉर्ड आसानी से टूटते नजर नहीं आ रहे। इस जहाज को अनटचेबल या इनवल्नरेबल का नाम भी दिया गया क्योंकि दर्जन भर जंगों में ऑपरेट करने के बावजूद आज तक कोई एनिमी इसको गिरा नहीं सका। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक बर्ड यानी SR-71 कैसे दुनिया का कामयाब तरीन जहाज बना। कोल्ड वॉर या सर्द जंग, जो कि सोवियत यूनियन और वेस्टर्न वर्ल्ड के दरमियान दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद से लेकर 1990 तक जारी रही। इस जंग के अवाइल में अमेरिका सोवियत यूनियन की जासूसी के लिए U-2 स्पाई प्लेन इस्तेमाल करता रहा। U-2 स्पाई प्लेन 70,000 फीट या 21 किलोमीटर की बुलंदी पर परवाज कर सकता है और इसकी इसी खूबी की वजह से ये दुश्मन के इलाके में महफूज तस्वर किया जाता था। पर अमेरिका की ये खामख्याली उस वक्त खत्म होगी जब मई 1916 में सोवियत यूनियन के सरफेस टू एयर मिसाइल यानी सैम सिस्टम ने एक U-2 को 70,000 फीट की बुलंदी से मार गिराया। इस धचके ने CIA को एक ऐसा जहाज बनाने पर मजबूर किया जिसमें बुलंदी पर इंतहाई तेज परवाज करने के साथ साथ रेडार से ओझल रहने की सलाहियत भी मौजूद हो। याद रहे कि U-2 जहाज की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 805 किलोमीटर फी घंटा है, जो कि आवाज की रफ्तार का 2/3 है। CIA की रिक्वायरमेंट्स के जवाब में लॉकहीड कंपनी ने 1962 में A-12 जहाज तैयार कर लिया, जो कि अपनी रफ्तार और बुलंदी में अपनी मिसाल आप था। उस वक्त के मोहतात अंदाजे और टेस्ट फ्लाइट्स के नतीजे में इस जहाज की मैक्सिमम या सीलिंग हाइट 85,000 फीट या तकरीबन 26 किलोमीटर और मैक्सिमम स्पीड 3.2 मार्क डिक्लेयर की गई। याद रहे कि मार्क आवाज की रफ्तार को कहते हैं। ये 1962 की टेक्नोलॉजी थी और उस वक्त इतनी बुलंदी पर इतनी रफ्तार एक अजूबे से कम नहीं थी। A-12 की इन खूबियों को देखते हुए जल्द ही इसको बतौर इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने के लिए इसमें एयर टू एयर मिसाइल की मॉडिफिकेशन हुई और A-12 के इस वेरिएंट को YF-12 का नाम दिया गया। टोटल 3 YF-12 बनाए गए। इसके अलावा 2 A-12 को ड्रोन कैरियर के तौर पर भी मॉडिफाई किया गया और इस ड्रोन कैरियर वेरिएंट को M21 का नाम दिया गया। इन तमाम जहाज़ों की डेवलपमेंट और तैयारी में एक बहुत दिलचस्प वाकया पेश आया। इन जहाज़ों को इनिशियली उस वक्त की टेक्नोलॉजी के मुताबिक एल्यूमिनियम और स्टील अलॉय से तैयार किया गया, पर शुरू की टेस्ट फ्लाइट्स में इंजीनियर को पता चल गया कि जहाज की इंतहाई रफ्तार पर जहाज की बॉडी एयर फ्रिक्शन की वजह से इंतहाई गर्म हो रही थी और इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा था, जो कि जहाज में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम के मेल्टिंग टेम्परेचर से कुछ ही नीचे था। इस एल्यूमिनियम की जगह स्टील, जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चूंकि स्टील का वजन एल्यूमिनियम से 3 गुना ज्यादा है, इसलिए पूरे एयरक्राफ्ट में एल्यूमिनियम की जगह स्टील इस्तेमाल करने से एयरक्राफ्ट का वेट दुगना या शायद इससे भी ज्यादा हो जाता और एयरक्राफ्ट के लिए 85,000 फीट हाइट और मार्क 3.2 की रफ्तार नामुमकिन हो जाती। इसलिए इंजीनियर्स ने इस मसले का हल टाइटेनियम की सूरत में निकाला। टाइटेनियम मजबूती में स्टील के बराबर, जबकि वजन में स्टील से आधे से भी कम और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर तकरीबन 1670 डिग्री सेंटीग्रेड है। इन खसूसियात की वजह से लॉकहीड में स्कंक वर्क्स के इंजीनियर्स इस जहाज को टाइटेनियम से बनाने पर मजबूर हो गए। पर मसला ये था कि सोवियत यूनियन उस वक्त टाइटेनियम का सबसे बड़ा बल्कि इकलौता एक्सपोर्टर था और जैसा कि अमेरिका उस वक्त सोवियत यूनियन से हालत जंग में था, इसलिए ये काम तकरीबन नामुमकिन था कि सोवियत यूनियन अमेरिका को अपनी ही जासूसी के लिए जहाज बनाने के लिए टाइटेनियम की शक्ल में रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर देता। इस मुश्किल का हल CIA ने कुछ इस तरह निकाला कि दर्जनों बोगस कंपनियां सोवियत यूनियन में रजिस्टर करवाईं, जिन्होंने दूसरे कवर बिजनेसेस के साथ साथ टाइटेनियम अफ्रीका और मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो कि वहां की सी पोर्ट से होता हुआ अमेरिका पहुंचने लग गया, जहां इस टाइटेनियम से A-12 की मैन्युफैक्चरिंग होती रही, जिनका बुनियादी मकसद सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल होना था। CIA की ये 2 नंबरी जब सोवियत यूनियन की नजर में आई, उस वक्त तक 800 टन से ज्यादा टाइटेनियम अमेरिका पहुंच चुका था और लॉकहीड इसको इस्तेमाल करके 32 A-12 के मुख्तलिफ वेरिएंट्स बना चुकी थी। टाइटेनियम सिल्वर कलर की मेटल है और A-12 की इनिशियल प्रोडक्शन किसी रंग या पेंट के बगैर इसी सिल्वर कलर में थी,
पर बाद में इंजीनियर्स ने इसको रडार से बचाने और स्टेल्थ प्रॉपर्टी देने के लिए इस पर मखसूस किस्म के ब्लैक पेंट के तजर्बात किए। इस पेंट ने एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ प्रोवाइड करने के साथ साथ सरफेस हीट डिसिपेशन का काम भी किया, जिसकी वजह से इस जहाज का नाम ब्लैकबर्ड पड़ा। A-12 की रिकॉनेसेंस वर्जन को स्ट्रेटेजिक रिकॉनेसेंस 71 यानी SR-71 का नाम दिया गया। अपनी बुलंदी और रफ्तार की वजह से ये जहाज अपनी 28 साल सर्विस के दौरान नाकाबिल तस्खीर रहा। दुनिया के तेज तरीन इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट भी इसकी बुलंदी और रफ्तार से थोड़े नहीं बल्कि बहुत पीछे रहे और आज तक हैं। रही बात सैम्स की, तो 80,000 फीट से ऊपर पहुंचना और फिर अपने से ज्यादा स्पीड वाले टारगेट को चेज करके हिट करना दुनिया के किसी सैम की बस की बात नहीं। 80,000 फीट से ऊपर प्रवास करने की वजह से इस जहाज के पायलट्स तमाम जहाजों के पायलट्स की तरह जी सूट नहीं बल्कि स्पेस सूट जैसा प्रेशराइज सूट पहनते थे, क्योंकि इतनी बुलंदी पर हवा का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। वैसे तो एयरक्राफ्ट का केबिन फुली प्रेशराइज था, पर ये प्रेशराइज सूट्स किसी भी खराबी की सूरत में पायलट्स की जान को खतरे से बाहर रखने के लिए थे। SR-71 ब्लैकबर्ड मुतअद्दिद मुल्कों जिनमें सोवियत यूनियन, मिस्र, लेबनान, लीबिया, ईरान और इराक के खिलाफ इस्तेमाल हुआ और इसने 2800 घंटे के सर्वेलेंस मिशन किए। इस दौरान एनिमी टेरिटरी में इस पर 800 से ज्यादा सैम फायर किए गए, पर इस एयरक्राफ्ट ने बगैर किसी खास काउंटर मेजर के सिर्फ अपनी स्पीड से ही सबको पीछे छोड़ दिया और 28 सालों के दौरान एक भी SR-71 को दुश्मन हाथ नहीं लगा सका। 28 साल सर्विस के दौरान 12 SR-71 क्रैश हुए, जिनकी वजूहत ज्यादातर टेक्निकल थी। 1990 में यूएस एयरफोर्स ने SR-71 प्रोग्राम को खत्म कर दिया, जिसकी बुनियादी वजह रिकॉनेसेंस के मैदान में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इजाफा और सैटेलाइट के मुकाबले में SR-71 प्रोग्राम के बेतहाशा अखराजात थे। ताहम 2 ब्लैकबर्ड रिसर्च पर्पज के लिए नासा को दिए गए, जो कि 1998 तक नासा के इस्तेमाल में रहे। ये तारीख साज जहाज 9 अक्टूबर 1999 को आखिरी मरतबा फजा में बुलंद हुआ। इसके बाद बचे हुए 20 SR-71 म्यूजियम्स की जीनत बने, पर इसकी रिटायरमेंट के 20 साल बाद भी इसके हमपल्ला तो दूर की बात, करीब भी कोई एयरक्राफ्ट नहीं। इत्तलात के मुताबिक SR-71 की डेवलपर लॉकहीड मार्टिन 2007 से SR-72 प्रोग्राम पर काम कर रही है और ये एयरक्राफ्ट SR-71 की तरह सिर्फ सर्वेलेंस नहीं बल्कि अटैक एयरक्राफ्ट भी होगा, जो पायलट के बगैर उड़ने और मिशन मुकम्मल करने की एहलियत का हामिल होगा। SR-72, जिसको सन ऑफ ब्लैकबर्ड भी कहा जाने लगा है, की सबसे बड़ी खुसूसियत इसकी स्पीड ही होगी और कहा जाता है कि इसकी स्पीड गुज़िश्ता सदी में स्पीड के तमाम रिकॉर्ड रखने वाले SR-71 से दुगनी यानी मार्क 6 से ऊपर होगी, जिसकी वजह से ये दुनिया के किसी भी हिस्से में 1 घंटा के अंदर अंदर पहुंचकर एक्शन कर सकेगा। SR-72 ताहाल डिजाइन और टेस्टिंग के मराहिल में है और इस प्रोग्राम को हतमी शक्ल लेने में आइंदा चंद साल लग सकते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई मालूमात पसंद आई तो आइंदा मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइंदा वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी ही हैरान कुन मालूमात लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।